स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फिर जो है क्लास 9 यूपी एंड सीबीएसई के स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आपका जो चैप्टर है 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें एक्सरसाइज 4.3 इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे जो कि ग्राफ से रिलेटेड थे, अर्थात किसी भी इक्वेशन को ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। इसके पहले वाले वीडियो में आपको 2 4 6 कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 4.3 के हुए थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आप देख लीजिए आप। और अच्छा ठीक है, एक स्टूडेंट्स आया था बीच में क्लास 9 का 8th पास होकर के गया है, उसको मैं नाम तो नहीं जानता। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो हमने नोट किया था उस बात को। तो देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि अब हम आप लोग इस समय जो विषय में स्थिति है क्लास में तो है नहीं, हमारा आपका डायलॉग्स नहीं हो पा रहा है, बट जो माध्यम है, जो मीडियम है, वह हम पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ हम या सब टीचर हैं, आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। तो बिल्कुल आप बेझिझक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बताया गया था, एक बार और आप देख लीजिए। 1 2 3 4 शायद 4 क्वेश्चन तक कराए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बुक जरूर अपने पास रखा करिए। और यह वीडियो भी कॉमन वीडियो है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्ग के स्टूडेंट्स इसको दोनों के लिए बनाया जाता है और परफेक्ट भी है। आई होप आप समझ भी लेते होंगे, आप कानून के प्रोडक्ट हैं, इतनी हिंदी और इंग्लिश मिक्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 14, अर्थात x 2 है y 14 है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कहने का मतलब यह है कि बेटा ये कह रहा है बिंदु 2 4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? बिंदु 2 4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो बेटा, ये जो बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है 2, 4 है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखना है, 2 इक्वेशन कह रहा है। तो आप इनफाइनाइट इक्वेशन से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अगर इसको आप नहीं समझे तो ये 2 क्या है, 2 एक्स एक्सिस और 4 क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है 2 एक्स पर होगा, 4 जो है वाई एक्स के लिए है, एक्स एक्स के लिए है, वाई एक्स के लिए है। तो आप x प्लस वाई या x माइनस वाई कुछ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू इधर कितना होगा आप बताओ भाई। यहाँ देखो, सॉरी ये 14 है, 14 है, 4 नहीं है, 2, 14। तो x प्लस वाई हमने लिख दिया। तो x का मान क्या है 2, डियर स्टूडेंट्स, y का मान क्या है 14, और 14 और 2 मिलकर के क्या हो जाएंगे 16। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप x प्लस वाई, x माइनस वाई कुछ भी लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने फिर लिख दिया, मान लो x प्लस वाई, ठीक है। अब x का इसको, चूंकि यहाँ 1x था, यहाँ अगर मान लीजिए मैं 2x कर दे रहा हूँ, 2x। अब इक्वल टू इधर कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब आप बताओ 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2, 2 जब 4 हो गया, अब y क्या है 14, अब 14 और 4 मिलकर के क्या हो गए 18। तो एक इक्वेशन और तैयार हो गया कि नहीं। ऐसे आप ढेर सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दीजिए 7x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, कुछ आपके ऊपर है। तो देखो 7 इंटू एक्स, ये 7 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, 7 इंटू एक्स का मान क्या है, तो 7 2 जब 14 हो गया। अब 14 में से 14 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख दीजिए 0। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यही आपसे पूछ रहा था कि बिंदु 2 4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो मैंने समीकरण लिख दिया। अब कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पता है, मान लो कोई पॉइंट है भाई 2, 14 कोई पॉइंट ही तो है। अब किसी पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन से जा सकते हैं, ये आप जानते हो। जैसे मान लो यही पॉइंट, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो इस तरह से जा सकते हैं ना। तो बस यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि पूछ रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स।
टू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए इसी तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि आप 2 ही बना सकते हो, कई इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 4 तक आपका हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। तो देखो बेटा, सही समीकरण का चयन करना है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर। देखो इसमें कौन सा इक्वेशन, 2 ग्राफ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये जो यहाँ पर लिखा है फॉर फिगर 4.6, ये फिगर है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए फिगर आपका बना दे रहे हैं जिस तरह से बना हुआ है। इसमें 2 पार्ट है, एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप खुद करिएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर है x, ये है x डैश, इधर है y, इधर है y डैश, और यहाँ पर है ओरिजिन, ये है 0,0। ओके, और इधर जो है आप जानते हो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, 2, नीचे आपका निगेटिव इंटीजर होगा -1, -2। डिस्टेंस जो लेंगे लगभग बराबर लेंगे। इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, इस तरफ निगेटिव -1, -2, इस तरह से। एक तो दिया है 0, 0 जो पॉइंट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स सॉरी, और एक है 1, -1, यहाँ पर है 1, -1, और ऊपर है -1, ठीक है। अब आपको बेटा करना क्या है, इस फिगर से संबंधित 1, 2, 3 कुल 4 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है y = x, दूसरा इक्वेशन है x + y = 0, थर्ड इक्वेशन है y = 2x, और इसका 4 वाला इक्वेशन है 2 + 3y = 7x। ठीक है, मतलब आपको सही समीकरण का चयन करना है। फिगर ये है, इसी फिगर से संबंधित ये इक्वेशन है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सा समीकरण इसके लिए उपयुक्त होगा। y = x होगा, कोई एक होगा इसमें, y = x होगा कि x + y = 0 होगा कि ये होगा कि ये होगा। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसमें जो हमको पॉइंट दिए गए हैं, एक है जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक है -1, ठीक है, दूसरा है 0, और थर्ड है 1, -1। इन तीनों को जिसमें बारी बारी से रखा जाए और जो इक्वेशन है वो संतुलित हो जाए, उसका तभी तो कहा जाता है ना ये इसका हल है कि नहीं है। तो इन सबको बारी बारी से रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाएगा तीनों के लिए, तो वही हमारा क्या होगा, वही इक्वेशन, राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए वही इक्वेशन राइट होगा जिसमें से इन तीनों मानों को रखा जाए। जैसे चलो हम देखते हैं पहले वाले में है y = x, ऐसे ही आपको समझा दे रहे हैं। तो y की जगह बेटा क्या रखोगे, y माने ये होता है, ये y है ये x है, आप बखूबी जानते हो। तो y की जगह आपने 1 रखा, अब x की जगह -1 हो गया। तो देखो इधर 1 है उधर -1 है, जिसका मतलब पहला इक्वेशन नहीं है, इस ग्राफ के लिए पहला इक्वेशन नहीं है, मतलब तीनों होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक हो जा रहा है तो उससे मतलब नहीं, जैसे 0, 0 रख दिए तो 0, 0 हो गया, लेकिन तीनों संतुलित होने चाहिए, तीनों उसके हल होने चाहिए। यह भी सोल्यूशन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। चलो बेटा दूसरे में देखते हैं। तो जो दूसरा हमारा इक्वेशन है ये है x + y। तो x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं और प्लस y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है कि नहीं, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है। ठीक है, फिर चलो 0, 0 रखते हैं
अगर यहाँ 0 रखे, यहाँ 0 रखे तो तब भी ये 0 हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। ओके, तीसरा है 1 माइनस 1। चलो बेटा वहां यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ -1 तब भी 0। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, जो तीनों मान हैं इसके इस समीकरण के हल हैं। ओके, अब देखो औरों में आप रख सकते हो, अंदाज सकते हो, बट कोई एक ही सही है, तो इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ कि देयरफॉर x प्लस वाई इज x प्लस वाई इज राइट इक्वेशन फ्रॉम फॉर द गिवन ग्राफ। x प्लस वाई is x plus y is equal to 0, x plus y is equal to 0 is a right equation for this graph। ठीक है, तो ठीक यही आपका केस देखिए, ये फिगर 4.6 वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक और है बगल में, फिगर 4.7। तो वही चीज है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से संबंधित ये 4 हल है। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा होगा जो कि इन दिए हुए बिंदुओं को संतुलित करेगा। वही इक्वेशन जो सब बिंदुओं का हल होगा, तीनों का, वही इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से करेंगे, डू योरसेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए बेटा, बहुत इत्मीनान से लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आउट है, आप इसको कर नहीं सकते। बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, बस सिर्फ आप गंभीरता से इसको समझिए और खुद से करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेट भी आपको बताऊंगा कि मैं दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको कहीं कोई दिक्कत, लैंग्वेज प्रॉब्लम न है। देखो इसमें है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force at 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 यूनिट्स 0 यूनिट्स। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। ठीक है, इसको पहले आप इसके लिए रैखिक समीकरण बनाना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा अचर बल यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला है 2 मात्रक, दूसरा है 0। ठीक है, देखो कह ये रहा है कि इसमें देखिए 3 चीज आपको करना है। पहले तो एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए एक शर्त दिया है आपको, ये साइंस की बात है। कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो बेटा, किया गया कार्य मैं मान ले रहा हूं, लेट वर्क डन। वर्क डन का मतलब किया गया कार्य को y मान लिया जाता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x मान लिया है, किया गया कार्य को y मान लिया गया और तय की गई दूरी को x मान लिया गया।
और जो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स अचर बल, वो क्या है 5 यूनिट, वो दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो आपको ये कह रहा है पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। तो y प्रोपोर्शनल टू x, ये आपको कह रहा है। देखो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, साइंस में आप पढ़ेंगे इसको। y प्रोपोर्शन टू x, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, अर्थात अनुक्रमानुपाती का मतलब जितना अगर हम x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x घटाएंगे तो y घटेगा। ठीक है, y क्या है, किया गया कार्य, और कह रहा है किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो इसको हमने लिख दिया y प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शन को हटाते हैं बेटा तो वहां पर कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x। एक फार्मूला है साइंस में, W बराबर F इंटू S। W क्या है वर्क, F क्या है लगाया गया बल, S क्या है तय की गई दूरी। तो देखो इसी से कोरिलेटेड है ये। बहरहाल आप को पहले क्या कर रहा है, पहले कह रहा है कि एक इक्वेशन बनाइए, 2 वेरिएबल का इक्वेशन बनाइए। तो ये आपका इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 5x। अब आगे कह रहा है कि इसके लिए आप एक ग्राफ ड्रा करिए। तो देखिए जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए पहले यहाँ ले लेते हैं x y, और कम से कम 2 मान नहीं 3 मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, इससे पहले भी आप कर चुके हो। देखो इसमें x का मान अगर हम 1 ले लें, x का मान 1 ले लें, हम हल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, x का मान 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जा रहा है 5। x का मान 2 ले लें अगर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। x का मान 0 ले लें अगर बेटा तो y का मान क्या आ जाएगा 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 5, 2, 10 और 0, 0। ठीक है, अब इसी को हमको ग्राफ पर ड्रा करना है। देखो समझ गए कि नहीं आप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तय की गई दूरी x, किया गया कार्य y और कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट दिया गया है। और यह भी कह रहा है कि जो किया गया कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, y प्रोपोर्शन टू x। अब प्रोपोर्शन को जब हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट फोर्स हमारा कितना है 5, ये हो गया y इक्वल टू 5x। ठीक है, उसके बाद करा है इसका एक ग्राफ तैयार करो। तो ग्राफ तैयार करने के लिए हमने जो ये टेबल बनाते हैं x y, कम से कम इसके 2 निर्देशांक अथवा 3 निकाल लिया गया। अब इसको देखो ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। इसके लिए देखिए आपका ये दिया गया है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका x डैश, y डैश। डियर स्टूडेंट्स यहाँ ओरिजिन होता है, आप इसको नंबरिंग कर दीजिए एक समान डिस्टेंस लेकर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से ऊपर भी आपका पॉजिटिव ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आपको यही शो करना है 1 5। तो देखो 1 कहाँ चलेंगे x एक्सिस पर, तो 1 यहाँ पर चलेंगे, और 5 कहाँ है, ये है, तो कुछ इस तरह से है ये, तो ये इसके बराबर है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया, और इसका नाम आप लिख सकते हो 1, 5। ठीक है, 1 5। उसके बाद हमको रिप्रेजेंट करना है 2 10, तो 2 यहाँ पर आ गया, और 10 कहाँ है डियर स्टूडेंट, ठीक 2 से के सामने जाओ, यहाँ पर होगा लगभग 2 10। ये क्या हो गया 2, 10। ठीक है, फिर आपको 0 0 दर्शाना है। तो देखो 0 0 का मतलब कहाँ रहोगे आप, ओरिजिन पर रहोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0, 0।
उसके बाद स्केल उठाओ और इसको मिला लीजिए। देखिए हमारे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप स्केल से काम करिएगा बिल्कुल इस तरह से मिलाएं। ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। अब उसके बाद देखो आपको एक क्वेश्चन और कह रहा है, इसमें आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ से ही बताना है द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, ये ग्राफ से बताना है। तो देखो बेटा डिस्टेंस आपका यहाँ है, डिस्टेंस को आपने क्या माना है, x माना है, डिस्टेंस यहाँ है और ये आपका वर्क डन ऊपर है, वर्क डन। तो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन, वर्क कितना होगा, कार्य कितना होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आप ग्राफ से देखो ये 2 है तो 2 पर कहाँ जा रहा है, 10 पर जा रहा है ना। इसको देखो अगर एक सीधी लाइन अगर खींचेंगे ना 2 से तो आप 10 पर ही पाएंगे, ये भी आप करके देख सकते हैं। अगर 2 से एक परपेंडिकुलर ऐसे सीधे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ मिलेगा 10। तो कहने का मतलब अगर वर्क क्या कह रहा है, ओके डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो पहले पोजीशन में कह रहा है ना डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा 10 यूनिट, पहले के लिए 10 यूनिट। और दूसरा है अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क भी क्या होगा 0, डिस्टेंस 0 तो वर्क भी 0। यही आपका क्वेश्चन था, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, खूब अच्छे से कर लेंगे और जितना कर सकते हैं करिएगा। फिर हम आप मिलेंगे क्लास में, अगर कहीं कोई समस्या रहेगी तो आपको फिर बताया जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। आपके कई पीरियड चल रहे हैं, आज कई टीचर आए हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं, बेटा आप भी बिल्कुल इसका लाभ लें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा 2 students of class 9th of high school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। अर्थात किसी स्कूल में यामिनी और फातिमा नाम की 2 स्टूडेंट्स ने कक्षा 9 की, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए जमा करती हैं। अर्थक्वेक माने कहीं भूकंप रहित लोगों के लिए हेल्प के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दोनों मिलकर के कितना जमा करती हैं 100 रुपए। आगे कह रहा है राइट ए लाइनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। पहले तो इसके लिए एक लाइनियर इक्वेशन बनाइए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अच्छा इसमें आपको संकेत भी दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड Y। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, लेट पहले कौन है यामिनी, यामिनी कंट्रीब्यूशंस, यामिनी कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू X रुपए और फातिमा कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू Y। तो हियर यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + y = 100। तो आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, काम हो गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको ये भी कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, इसके लिए आपको ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ टेबल बनाते हैं x y, ठीक है। और कम से कम इसके 2 कोऑर्डिनेट अथवा 3 निकाल सकते हो। चलिए अगर हम 2 ही रखना चाहते हैं, कम से कम 2 निकालने चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 100। अर्थात देखो x किसका है, यामिनी का है,
कलेक्ट किया गया पैसा, और वाई किसका है, फातिमा का। अगर यामिनी मान लो 1 भी रुपया नहीं देगी तो फातिमा को कुल कितना देना पड़ेगा, 100। और अगर यामिनी जो है मान लीजिए 100 रुपया देती है तो फातिमा ये कितना देगी, सॉरी, तो फातिमा को भी 0 देना होगा। क्या देना होगा, 0। मतलब सबसे पहले एक बार हम x को 0 मान लिए तो y इक्वल टू 100 हो गया, और अगर y को 0 मानते हैं तो x इक्वल टू 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर दो आपको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर, ग्राफ पर। ओके, तो देखिए ग्राफ के लिए आप सिर्फ एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हो गया x डैश, y डैश, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर आप 20, 40, 60, 80, 20 का गैप में ले रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। और ऐसे ऊपर ले लो 20, 40, 60, 80 और 100। आप और कुछ भी रख सकते हो, x का मान 50 रखो तो y का मान भी 50 आएगा, ये आपके ऊपर है। ओके, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है इसी ग्राफ पर, तो पहले हम चलेंगे 0, 0, 100। पहला हमारा है 0, 100। देखो 0 का मतलब तो डियर स्टूडेंट सही रहेंगे, और 100 का मतलब ये हो गया, 0, 100, ठीक है। और दूसरा हमारा है 100, 0, अर्थात उसका ऑर्डिनेट, सॉरी x का 100 है तो ऑर्डिनेट क्या है, 0, x पर 100 उस पर 0, तो 100 चलेंगे तो 100 यहाँ चलेंगे, 0 का मतलब यही रहेंगे। ओके, ये हो गया 100, 0। अब डियर स्टूडेंट स्केल उठाएंगे और ठीक इसको मिला लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे पास स्केल नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से कार्य करेंगे, आई नो। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब ये मत जाइएगा कि ये दोनों ने दिया तो ये 0 रुपया कैसे दी, यहाँ मैंने ग्राफ को शो किया है तो मैंने मान लिया, लेट मान लीजिए 0 तो 100, 0 आपके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखो बेटा, इसका कहने का भाव है, इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल यह मत जाइएगा कोई स्टूडेंट्स के मन में हो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना हिंदी इंग्लिश आप सब समझ सकते हो। इसमें ये कह रहा है कि यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, वे जबकि भारत जैसे देश में, इंडिया में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में नापा जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर एक इक्वेशन भी दिया गया है उसके लिए। ये आप साइंस की बात है, शायद इसको आपने पढ़ा भी होगा, मुझे याद है एक बार शायद रामानंद जी इसको पढ़ा भी रहे थे 9th वाले स्टूडेंट्स को। F इक्वल टू होता है 9/5 C + 32। ये आपको इक्वेशन दिया गया है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है, या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है F = 9/5 C + 32। तो यहाँ आपको ये दिया गया है। अब इससे संबंधित कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। पहला है
Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. ओके, तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आप एक वर्टिकल लाइन, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको हो गया एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ पर है ओरिजिन, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम मान ले रहे हैं सेल्सियस, ये आपका सी था सेल्सियस, और जो वाई एक्सिस है इसको हम मान ले रहे हैं फारेनहाइट, ठीक है। और इधर हम 1 चलिए बहरहाल सबसे पहला तो काम ये है कि ग्राफ बनाने से पहले हमको कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं एक्स वाई, एक टेबल बनाते हैं जैसे आप जानते हो, और कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स किसका है, सेल्सियस के लिए है, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाई क्या है, डिग्री फारेनहाइट है, ठीक है। ऐसे तो हम मान लो x की जगह अगर हम 0 पुट कर लें, x क्या है सी, x किसको माने सी, यहाँ पर अगर 0 पुट कर, देखो इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, आप इसको कहीं अलग से लिख सकते हो। अगर आप c की जगह 0 पुट करोगे तो फारेनहाइट का मान कितना आ जाएगा, 32, ये 0 होगा तो ये 32 होगा, ओके। और अगर यहाँ पर मान लो 5 पुट करते हैं, सी की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट, 32 और 9 ऐड कर लो, 41 हो जाएगा। तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, 0,32 एंड 5,41। 0 क्या है डियर स्टूडेंट्स, एफसी का, 32 क्या है ऑर्डिनेट, नो कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट माने कोट होता है, और एफसी का मीन्स भुज कोट। अब इसी को हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अनुरूप एक अपना कन्वर्जन इस ग्राफ पर तैयार करते हैं। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इस पर 1 2 3 4 ऐसे एक आपके बीच में जो डिस्टेंस हो आपको लगे कि लगभग बराबर हो, और आई श्योर आप बहुत अच्छा कर भी लेते हो, और मुझे पता है कि आप एक अच्छा नोटबुक भी बना रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7 इस तरह से, और ऊपर चूंकि देखो वाई एक्सिस पर हमको 32 और 41 चलना है, ज्यादा चलना है तो इसको 10-10 का गैप ले अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ 10 20 30 40 और 50, ठीक है। अब हमको इस पर रिप्रेजेंट करना है, पहले 0 32, तो डियर स्टूडेंट 0 तो यही रहेगा, 32 कहाँ है, 30 और 40 के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ मैंने मान लिया ऐसे बता दिया 0,32। दूसरा क्या है 541, तो 5 यहाँ पर हो गया, 41 का मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5,41, ठीक है। स्केल उठाओ, इसको आप मिला लो, आई हैव नो स्केल, मेरे पास स्केल नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक अच्छी रेखा, ये आपका हो गया ग्राफ ड्रा हो गया। ज्यादा से ज्यादा इस पर आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, f = 9/5 c + 32, ओके। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसी का जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, उसमें आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, देखो इसमें कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखो जो इक्वेशन है इसको मैं लिख दे रहा हूँ, 9/5 c + 32। डियर स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है दूसरे में कि यदि टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में कितना होगा। तो कहने का मतलब जो सेल्सियस है वो 30 है, तो फारेनहाइट में इसको पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, जहां सेल्सियस है, आई हैव ओनली 5 मिनट्स नाउ। देखिए अभी रवि किरण सर आ गए हैं और वो बहुत बेसब्री से साइंस वगैरह क्या पढ़ाएंगे,
तो बस मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और जो बचे हैं आप इसको देख लीजिए। देखो हाँ, इसका जो दूसरा पार्ट है या इक्वल टू 9/5c + 32। तो देखो बेटा इसमें कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जहाँ सेंटीग्रेड है वहाँ 30 रख दीजिए आप। F इक्वल टू 9/5 × 30 + 32। ये हो गया 5 6 जा 30 या इक्वल टू 9 6 जा 54 + 32। दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस यही इंटरचेंज करना है। ऐसे ही आप तीसरा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री व्हाट इज टेम्परेचर सेल्सियस, आप खुद से कर लोगे। जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ आप 95 रख करके सेल्सियस में निकालेंगे। चौथा भी वही है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। तो एक बार आप सेल्सियस को 0 मानेंगे तो फ़ारेनहाइट में पाएंगे, एक बार फ़ारेनहाइट को 0 मानेंगे तो सेल्सियस में पाएंगे। इसका एक लास्ट जो भाग है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, बस 2 मिनट में इसको भी आप देख लीजिए। देखिए इसका जो 5वां पार्ट है पार्ट 5, इसमें कह रहा है इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका संख्यात्मक मान डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर है। कोई क्या ऐसा भी टेम्परेचर है जो अंक में न्यूमेरल में जो कि जितना उसका सेल्सियस में है माप उतना ही फ़ारेनहाइट में है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन था F इक्वल टू 9/5c + 32, ये संबंध होता है रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो हम मान ले रहे हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, तो लेट x, वो टेम्परेचर को x मान ले रहे हैं, लेट x डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो हमारा है ये कितना है x, जो कि बोथ दोनों के लिए इक्वल है। तो चलो F की जगह भी x रखेंगे, C की जगह भी x रखेंगे, 32। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 9x/5 + 32। अब इसको ट्रांसफर कर लो तो 9x / 5 = 32। 5x - 9x, 5x - 9x / 5 = 32। -9x में से 5x घटा लो डियर स्टूडेंट, -4x / 5 = 32 या -4x = 32 × 5 या x = 32 × 5 / -4, 4 एग्जाम तो क्या है -40। -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है, एक ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ये -40 डिग्री है, इसका आंसर है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आया होगा। आप इत्मीनान से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन भी करिएगा, हल करिएगा। इसका एक एक्सरसाइज और बचा है, चलिए ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है उसमें, अब उसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।